ये चलो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक चैप्टर और कवर करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उस चैप्टर की भी एक बहुत अच्छी खासियत है कि बहुत सारे चीज जो रहते हैं ना क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ रहता है। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉसिट, ठीक है, हम लोग जिसे कॉसिट भी बोलते हैं, कॉसिट। और इसका भी ना एग्जाम में 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब 20 मार्क कंफर्म इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक क्या है स्टूडेंट मालूम है, इस चैप्टर के अंदर 2 मेथड्स हैं, मतलब इसके अंदर आपको 2 मेथड्स के सम आते हैं। एक सिंपल कॉसिट होता है और एक होता है यहाँ पर, एक सिंपल कॉसिट होता है, एक एस्टिमेटेड कॉसिट होता है। अभी इस चैप्टर को सीखे। अभी सिंपल कॉसिट के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। एक आपको यूनिट्स वाला रहेगा, यूनिट्स कर दिया रहेगा, यूनिट का, जिसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। एक रहेगा विदाउट यूनिट्स का। मतलब सिंपल से स्टूडेंट, ये पूरे चैप्टर को सीखने के लिए आपको कम से कम 3 सम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले इसके फॉर्मेट देखेंगे। सबसे अच्छी बात स्टूडेंट यहाँ पे कि आप थोड़ा से पढ़ोगे तो आपको इसके फॉर्मेट पता चल जाएगा। मतलब आप 20 में से 20 मार्क्स तो नहीं, 10 मार्क्स तो ला दोगे आराम से, 10 मार्क्स आ जाएगा। सब कुछ पहले से सब में दिया रहता है, सिर्फ उठा के आपको पोस्टिंग करना रहेगा। मतलब A to Z आइटम आपको दिया रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बताता हूँ, फॉर्मेट बनाने का, और उस फॉर्मेट के अंदर कौन कौन से आइटम आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके हिसाब से आपको एक सम सॉल्व कराऊंगा और आपको समझ जाएगा कि ये चैप्टर कैसा है। और सिंपल चैप्टर एकदम हम लोग बोल सकते हैं। और आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें 20 मार्क्स से कम इसके सम आए रहे। मतलब 20 मार्क का आता ही आता है इस चैप्टर से आपको। तो मैं आपको सबसे पहले कॉसिट का एक फॉर्मेट बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। मैं आपको डिटेल फॉर्मेट दे रहा हूं। तो डिटेल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि कोई जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको आपके हर एक सम में कवर हो। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आपके सम में जो जो आइटम दिया रहेगा वो चीजें आपके पास आएगी। इसमें कुछ बेसिक चीजें रहता है, जैसे मान लो मुझे कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, इनमें फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में 3 लाइन ड्रॉ करने का। कभी कभी आपको ये तीसरी वाली लाइन जो रहेगी इसका यूज होगा, कभी कभी नहीं होगा। इसका मतलब होता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। जब आपको यूनिट दिया रहेगा तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं निकालना होगा। यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है और ये हमारा रुपीस रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट सीट। फॉर द ईयर एंडेड हो सकता है, ठीक है। कुछ आपको दिया रहेगा फॉर द ईयर एंडेड, तो लिख देना कौन सी ईयर का एंडेड है। मान लेते हैं हम लोग 10,000 यूनिट्स कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। 10,000 यूनिट मुझे कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। 10,000 यूनिट मुझे मोबाइल बनाना है, 10,000 यूनिट मुझे टीवी बनाना है, 10,000 कोई चीजें मुझे बनाना है। ये इन लोग को बोर्ड कवर हो रहा है क्या? एक बार देखो इधर का एक कवर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना अभी हुआ? अभी देखो, अच्छा मुझे ये सब बनाना, ठीक है। तो मुझे मेरे लिए फॉर्मेट है, ठीक है। कॉसिट है, कॉसिट के अंदर 3 कॉलम है, 2 में अमाउंट लिखेंगे, 1 में सीपीयू लिखेंगे हम लोग। अभी मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे कच्चा माल लगता है, उसका नाम होता है रॉ मटेरियल, ठीक है। कभी कभी सब में रॉ मटेरियल को आपको डायरेक्ट मटेरियल वर्ड लिख के दिया रहेगा,
और कभी कभी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, परचेस दिया रहेगा, कैरेज इनवर्ड दिया रहेगा और उसका क्लोजिंग दिया रहेगा। अभी क्लोजिंग ओपनिंग के बारे में हम लोग तीन चीजें बात कर लेते हैं। पहले स्टॉक जो होता है ना, दो टाइप्स के होते हैं। स्टॉक वैसे तीन टाइप्स के होते हैं। स्टॉक का मतलब आप लोग को समझता है, ठीक है, माल हो गया, ठीक है, मटेरियल हो गया, जो चीज हमारे पास पड़ा रहता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं मोस्टली। तो स्टॉक में क्या होता है, एक कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है हमारे पास। एक WIP का होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का होता है, और एक फिनिश गुड्स। आप इसको तीन तरीके से समझ सकते हो। मान लो मैंने कच्चा माल लाया, तो कच्चा माल जो रॉ मटेरियल हो गया मेरा, प्लास्टिक मान लो मुझे मार्कर बनाना है, तो मार्कर मेरा कच्चा माल हो गया। मैं मार्कर को बना दिया, बट इसका पेंटिंग वेंटिंग करना बाकी, मतलब इसका इंक का पेंट वेंट करना बाकी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, पूरा मार्कर बन के रेडी हो गया, तो उसको हम लोग फिनिश स्टॉक बोलते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट रहता है ना, वो तीन प्रोसेस से होके जाता है। अभी इसके भी तीनों के ना दो चीज होते हैं। ओपनिंग हो सकता है, क्लोजिंग हो सकता है। मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, जो हमारे पास शुरू में बचा रहेगा रॉ मटेरियल, उसे हम लोग ओपनिंग बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है रॉ मटेरियल का, ऐसे इसका ओपनिंग हो सकता है WIP का, क्लोजिंग हो सकता है WIP का। अभी कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सम में दिया ही रहेगा आपको। ओपनिंग आपको फिनिश गुड्स का हो सकता है, क्लोजिंग आपको फिनिश गुड्स। तो मैं आपको जस्ट इसलिए बता दे रहा हूँ कि दिया रहेगा तो आप लोग यूज कर लेना। मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ। आपके एग्जाम में हो सकता है सिर्फ रॉ मटेरियल का डेटा दिया रहे, हो सकता है सिर्फ WIP या फिनिश गुड्स का ही दिया रहे, हो सकता है तो तीनों भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यदि मान लो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके सब में दिख गया या आपको डायरेक्ट मटेरियल दिखा, तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट होगा। यहाँ पे यदि आपको सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लिख के दे दिया सब में, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल लिखने का, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देने का। यदि सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट मटेरियल लिख के दिया, तो यदि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालने का, रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखने का, इसके अंदर ऐड करने का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। यदि हम लोग को परचेस करके लाने के लिए कैरेज का खर्चा हुआ, कैरेज या फ्रेट ऐसा कुछ भी दिया रहेगा आपको, वो इसके अंदर ऐड कर देने का, और इसमें से लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और ये अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस किया तो परचेस उसमें ऐड करने का रॉ मटेरियल का, कैरेज परचेस करके खरीद के लाने का कोई भाड़ा रहेगा तो उसको ऐड करने का, क्लोजिंग उसमें से लेस हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल लिख के दे दिया तो डायरेक्टली इस कॉलम में लिख देने का। ये सब इतना तब करने का जब रॉ मटेरियल से रिलेटेड कई सारे आइटम दिए रहेंगे, तो उसको इनर कॉलम में फाइनलाइज करके लिख देने का। दूसरा रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि मैंने कच्चा माल लाया तो डायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी नहीं हो जाएगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई पर्सन लगेगा, जो पर्सन लगते हैं उनको हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। कभी कभी इसके प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से भी इसको बोलते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस सेम होता है। वेजेस, ठीक है, लेबर, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, दोनों का सबका मतलब सेम होता है, तो वो लिख देने का यहाँ पे। चाहे वो डायरेक्ट वेजेस का नाम दे, प्रोडक्टिव वेजेस का नाम दे, या डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव लेबर, कुछ भी देगा उसका मतलब सेम होता है, वो लिख देने का। फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, मतलब ये तीन खर्चे डायरेक्ट के होते हैं, तीन आइटम डायरेक्ट के होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसको स्पेशल इक्विपमेंट भी कभी कभी बोलते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट के नाम से देते हैं, कि मतलब इसी के लिए स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट के लिए हमने लाया है। तो ये तीनों यहाँ पर लिख देने का। और ये सब में आपको क्या हुआ, सब कुछ आपको दिया रहेगा, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। और ये सब जो तीन आइटम रहते हैं, तीन ही आते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं टोटल मार के प्राइम कॉस्ट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं, इसके बाद मान लो मेरे पास मटेरियल भी आ गया, लेबर भी आ गया,
मैं रोड पे तो प्रोडक्ट बनाऊंगा नहीं, मुझे प्रोडक्ट बनाने के लिए एक फैक्ट्री लगेगा। तो जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। आपको ये जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो है ना, ए और ये जो प्राइम कॉस्ट है, ये याद करना पड़ेगा। ये सब कुछ दिया रहेगा सब में, बट ये हेडिंग आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब के टोटल को हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। फैक्ट्री, इसके बाद ये प्राइम कॉस्ट में मुझे फैक्ट्री का खर्चा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट बनाना तो मुझे फैक्ट्री लगेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, खर्चे सब दिए रहेंगे। पहले आपको डायरेक्ट खर्चे लिखने हैं, उसके अंदर फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने हैं। फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा रहेगा, जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, सिंपल सा फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सबको यहां पे लिख देने का, इसका टोटल मानने का यहां पे लिखने का, इसके अंदर इसको ऐड कर देने का। जो डिफरेंस जो आएगा ऐड करने के बाद वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसको हम लोग वर्क कॉस्ट बोलते हैं। ये जो लिया है ना वर्क कॉस्ट, ये नहीं दिया रहेगा, ये सब आपको दिया रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वो यहाँ पर आता है, ये आपको पता रहना चाहिए कि ये सब आइटम यहाँ पे आता है। अभी यहाँ पर यदि आपके सम में WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा तो इसके अंदर ऐड होगा, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने के बाद मेरा प्रोडक्ट आगे बनने वाला है। तो इसमें मैं ऐड करूंगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक WIP। जब दिया रहेगा तो ही करने का, नहीं दिया रहेगा तो नहीं करने का। लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP। मैं इसको रब करता हूं, बोल बच्चा। स्क्रीन विजुअल नहीं है दिखने, बच्चा हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू रहे। इधर तो क्लियर दिख रहा है सब। अभी देखो इसमें क्या करने का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करने का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करने का। तो जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्क कॉस्ट। ठीक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग जब WIP का दिया रहेगा तो करने का। और आप लोग का किसी का भी FA में KT रहेगा बच्चा, तो एक दो दिन का टाइम आप लोग ऑफलाइन निकाल के क्लास में आ जाओ तो ही पॉसिबल है, क्योंकि FA के सम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो बोर्ड कवर नहीं होता, ऑनलाइन में वो पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन यदि किसी का रहेगा तो आके पढ़ सकता है। कल मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, कल 6 बजे से लेक्चर रहेगा, 6 बजे से 6:10 6:15 तक आओगे तो भी चलेगा, बट हाँ मैक्स टू मैक्स 6:30 रहेगा, और वो भी लेक्चर फ्री है, ठीक है, बट वो ऑफलाइन है। यदि किसी को फाइनेंस में KT है तो आ सकता है क्लास में। अभी यहाँ पे जो आएगा इसको नेट वर्क कॉस्ट बोलते हैं। अभी यहाँ पर आपको ऐड करना है, अभी मेरे पास क्या हुआ, फैक्ट्री के खर्चे ऐड हो गए। तो अभी मुझे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, तो मुझे उसके लिए ऑफिस लगेंगे, तो जो खर्चा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ऑफिस से रिलेटेड क्या खर्चे होते हैं, ऑफिस में काम करने वाले को मुझे सैलरी देना पड़ता है, रेंट होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होते हैं, ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो जितने भी खर्चे रहेंगे ऑफिस से रिलेटेड सबको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडिंग डालने का, उसके अंदर लिख देने का। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, पहले वाले सब खर्चे को, जो डायरेक्ट खर्चे रहते हैं उसको यहाँ पे लिख के उसका टोटल मार्क को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। उस प्राइम कॉस्ट के अंदर मुझे फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने पड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। ये जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं आप सबको दिए रहते हैं, सिर्फ ये हेडिंग वाला आपको याद रखना होता है। इसको प्लस माइनस करके जो आता है उसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं। इसके अंदर ऑफिस के खर्चे ऐड करते हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है। ये सब ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर।
तो जो अमाउंट आएगा प्लस माइनस करके इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब वर्क कॉस्ट के अंदर ऑफिस के खर्चे जो ऐड करते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मान लो आपको सम में ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स दिया, तो इसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस के खर्चे होने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स दिया रहेगा, तो उसको इसके अंदर ऐड करने का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एफजी मतलब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करने का, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये प्लस माइनस करके जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और शॉर्टकट में इसको COGS भी बोलते हैं। अभी इसके अंदर हम लोग सेल्स से रिलेटेड खर्चे ऐड करेंगे। मुझे मार्केट में प्रोडक्ट बेचना है तो सेलिंग के खर्चे जाएंगे, तो उससे सेल्स से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे उसको सबको यहाँ पर ऐड कर देने का, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्समैन सैलरी हो गया, ऐसे बहुत सारे आइटम आते हैं। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक ही दो ही लिख रहा हूँ क्योंकि वापस उधर जाएगा तो आपका बोर्ड दिखेगा नहीं, तो मैं दो ही आइटम लिख रहा हूँ। बट आपको समझ में आ गया कि सेल्स से रिलेटेड जैसे ब्रांड एम्बेसडर सैलरी हो गया, या हम लोग को कुछ भी और सेल्स के लिए हम लोगों ने ट्रेड फेयर रखा, तो डिजिटल मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड खर्चे रहेंगे सब इसको यहाँ पे लिखने का। अभी ये खर्चे को टोटल मार के यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया रहेगा, अभी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहेगा तो समझ जाओ ये पार्ट इतना गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, उसके अंदर डायरेक्टली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। ये सब जो आइटम बीच बीच में ऐड लेस कर रहा हूँ ना, ये ओपनिंग क्लोजिंग जब सब में दिया रहेगा तो ही आएगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं आएगा। इसमें ऐड करने का है तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। फिर कंपनी इसमें ऐड करती है अपना प्रॉफिट मार्जिन, या तो आपको सब में प्रॉफिट दिया रहेगा या तो आपको सब में सेल्स दिया रहेगा कि कितना प्रॉफिट कितना सेल्स चार्ज करेंगे। फिर इसको ऐड कर देने क्या आ जाएगा, फिर सबका सीपीयू निकाल देने का, हर एक अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे सबका सीपीयू आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट को आप लोग स्टूडेंट नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराता हूँ। इसमें दूसरा मेथड आया था, एस्टिमेटेड कहते हैं वाला था, PQ के ये बोल रहे हो, दो कंपनी का प्रोडक्ट बनाने का दिया है, इतना इतना यूज। दो अलग मेथड बताओगे? सम कैसा बताओगे? हाँ, पहले एक सम सॉल्व कराता हूँ मैं। सर पेपर में एक दिन पहले लोगे ना रिवीजन के लिए, एक एक सम सबका उससे एक ही दिन में देखो ना कितना टाइम जा रहा है, तो सब नहीं मतलब ये शॉर्ट में एक हो गया, रिवीजन हो गया। चार्ज नहीं है, 40 हो जाएगा उसमें। चलो मैं आपको एक सम भेजता हूँ ग्रुप में स्टूडेंट, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बिना यूनिट वाला करते हैं हम लोग, जिसमें सीपीयू नहीं निकालना रहता है, फिर एक यूनिट वाला करेंगे। ये लोग ज्वाइन है ना, है क्या कुछ लोग?
ठीक, बोलो बच्चा। अब विजुअलिटी का देखना बच्चा, मैं तो ऑन करके रखा हूँ, कुछ यहाँ पे चेंजेस भी नहीं कर रहे। तेरे यहाँ से कुछ तो इशू नहीं है यार? नेटवर्क का ऐसा हो सकता है, तुम लोग का एमबी का कुछ इशू रहे। और भी लोगों का इशू आ रहा है। हाँ, अभी देखो चाहे यहाँ पर एक सम सॉल्व करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मिसेस सोहन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है। तो ये सम है आप लोग, ठीक है। आप ये सम को देख लो, बुक में खोज लेना, और मैंने ग्रुप में भी भेज दिया हूँ, आप लोग भी देख लो। यहाँ पे सोहम करके ऐसा सम दिया हुआ, ठीक है। ये सम आप लोग खोज लो, ग्रुप में भी भेज दिया हूँ। तो ये सम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, फिर फॉर्मेट बना के हम लोग उसको लिखेंगे। हाँ, मिसेस सोहम। अभी देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग का ना कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा उसके लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। मतलब जो टॉप पे शुरू में आइटम जाता है ना, उसको हम लोग शॉर्टकट में पीसी बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट में जो जाएगा। पीसी का मतलब प्राइम कॉस्ट में जो जाएगा। जो फैक्ट्री में जाएगा ना, फैक्ट्री ओवरहेड रहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, उनको शॉर्टकट में एफओ बोलेंगे। जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, उसको ओए बोलेंगे। और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, उसको शॉर्टकट में मैं आपको एसडी बोलूंगा, ठीक है। अभी आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो आप लोग लिखते जा सकते हो, ठीक है, कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स have been extracted from the books of Mrs. Soham Manufacturing Company for the year ended 31st March 2024 दिया हुआ, ठीक है। वो प्रिंटिंग 2014 दिया हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो रहेगा वो प्राइम कॉस्ट में जाएगा, मतलब टॉप पे जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया था, रॉ मटेरियल कंज्यूम का जैसे मैंने अभी फॉर्मेट बताया था, उसके अंदर जैसा लिखा था वहां पे जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उसके अंदर ही लेस होगा। इसके बाद रॉ मटेरियल परचेस किया, ये भी उसके अंदर ही जाएगा। रॉ मटेरियल जो परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस उसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा आ जाएगा ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ठीक है। तो ये फैक्ट्री का खर्चा, याद रखना, सिर्फ सैलरी रहता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये ड्राइंग और डिजाइनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। ड्राइंग और डिजाइनिंग बनाने का काम कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री के खर्चे रहेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है, तो ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। क्योंकि रॉयल्टी क्या होता है, हम लोग किसी को देते हैं, जितना प्रोडक्ट बनाते हैं उतना मुझे देना रहता है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल का रिलेटेड जो रहेगा, डायरेक्ट वेजेस मतलब हमारा जो प्रोडक्टिव वेजेस या जो वेजेस दिया वो डायरेक्ट वेजेस हो जाएगा। और जो हमारा रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसी तीनों को ऐड करके हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो आपके सब में सब कुछ दिया रहेगा, सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पे जाता है, कौन से हेड के अंदर जाता है। मान लो कुछ रॉन्ग आपने पोस्टिंग किया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। बट ट्राई करना कि राइट पोस्टिंग करो, ये सब कुछ जरूर करना आप लोग। इसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गया। कैरेज इनवर्ट, खरीद के लाने का, रॉ मटेरियल खरीद के लाने का भाड़ा, तो रॉ मटेरियल में ऐड कर देंगे हम लोग, प्राइम कॉस्ट के अंदर ही आएगा, रॉ मटेरियल के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड, याद रखना बच्चा, कॉस्ट शीट के अंदर कोई भी कैश से रिलेटेड खर्चे नहीं आते। जैसे कैश डिस्काउंट अलाउड किया हम लोगों ने, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ऐसे कोई भी खर्चे रहेंगे इसके अंदर नहीं आते, मतलब कैश से रिलेटेड नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड खर्चे आते हैं। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री का खर्चा। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में, तो फैक्ट्रीज में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रेंट रेट टैक्सेस फैक्ट्री का, तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। रेंट रेट टैक्स ऑफिस का, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस कन्वेंस है, ऑफिस का खर्चा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। सेल्समैन सैलरी से, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। इसके बाद आपको दिया है
प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, मतलब वो प्राइम कॉस्ट वाले पार्ट्स में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर दिया तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। डायरेक्टर्स फीस दिया तो डायरेक्टर ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। इसके अलावा गैस वाटर चार्जेस फैक्ट्री का दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस का दिया तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। इसके अलावा मैनेजर सैलरी है तो कहाँ पे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग सेलिंग में जाएगा। लूज टूल्स राइट अप हम लोग का फैक्ट्री का खर्चा होता है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। नीचे लिखा है कि आउट ऑफ 48 आवर्स वर्क मैनेजर डिवोटेड 40 आवर्स इन फैक्ट्री 8 आवर्स इन ऑफिस, मतलब मैनेजर की सैलरी दो जगह जाएगी, फैक्ट्री और ऑफिस में दोनों में जाएगा, क्योंकि वो हमारा जो मैनेजर है ना वो दोनों जगह काम करता है। जो पर्सन दोनों जगह काम करेगा तो उसका खर्चा भी कहाँ पे जाएगा, दोनों जगह जाएगा। हाँ, उसने फैक्ट्री में 40 घंटा काम कर रहा है, ऑफिस में 8 घंटा, तो हम लोग फैक्ट्री और ऑफिस दोनों में डिवाइड करेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि द मैनेजमेंट हैज द फिक्स द सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट आपको निकालना है यहाँ पे। तो चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो मैनेजर सैलरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एक वर्किंग नोट में बना देता हूँ मैनेजर सैलरी के लिए। मैनेजर सैलरी या मैनेजर का सैलरी कितना दिया हुआ सब में 60,000 रुपये दिया हुआ है। तो ये बोलता है ये 60,000 रुपये जो है ना दो जगह डिवाइड करना, फैक्ट्री में भी काम करता है, ऑफिस में भी काम करता है। टोटल कितना 48 आवर्स काम करता है। 48 आवर्स में से 40 आवर्स वो फैक्ट्री में काम करता है, 8 आवर्स कहाँ पे काम करता है, ऑफिस में करता है। तो ये जो 60,000 रहेगा ना, 60,000 को डिवाइड कर देने का 48 से इंटू 40 करने का, और 60,000 को डिवाइड करेंगे 48 से इंटू 8 करने का। तो हमारा आ जाएगा कि फैक्ट्री में कितना इसका जाएगा 60,000 डिवाइड बाई 48 इंटू 40 करेंगे तो 50,000 रुपये इसका फैक्ट्री में जाएगा। बचा हुआ 10,000 जो रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑफिस में जाएगा। अभी हम लोग इसका फॉर्मेट में बना देता हूँ कॉस्ट का, और फिर हम लोग सम सॉल्व करते हैं। इसका सीपीयू नहीं पूछेगा? नहीं, इसमें यूनिट नहीं दिया रहेगा तो सीपीयू नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपने को कैसे मालूम पड़ेगा? उसमें दिया रहेगा कितना यूनिट हम लोग बनाए, जब यूनिट के बारे में डिस्कस किया रहेगा तो सीपीयू। यदि आपने सीपीयू को कॉलम बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मार्क्स नहीं करते, ब्लैंक छोड़ देने का। एक ये सम करेंगे, जब सीपीयू वाला करेंगे ना तो आपको समझेगा कैसे करना है। दो पेज में तो एक ही पेज में हो जाएगा। हाँ, एक पेज में हो जाएगा सर से। यहाँ पे कॉस्ट लिखने का, और सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है ना, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो कितना दिया हुआ है, 2,35,000 दिया हुआ, तो 2,35,000 लिख देने का। फिर इसके अंदर ऐड करने का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना आएगा, आप परचेस दिया 10,40,000, तो 10,40,000 परचेस लिख देंगे यहाँ पे। अभी एक रॉ मटेरियल खरीद के लाने से रिलेटेड जो खर्चे रहेंगे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसे हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड देखो दिया है हम लोग को 41,000। अभी ये मटेरियल से रिलेटेड इतने आइटम हो गए। एक है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लेस होता है, याद रखना है, किसी का भी क्लोजिंग स्टॉक रहेगा सब लेस ही होता है यहाँ पे। तो लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है सब में 2,50,000। तो ये सब एडलेस करके आउटर कॉलम में निकालेंगे। देखते हैं आउटर कॉलम में कितना आएगा। प्लस करो 2,35,000 प्लस 10,40,000 41,000 और माइनस 2,50,000 तो 10,66,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देने का। अभी ये हो गया। अभी इसके बाद हमको पता है मटेरियल आता है, फिर डायरेक्ट वेजेस आता है। तो डायरेक्ट वेजेस के लिए देखो क्या दिया। डायरेक्ट वेजेस को कुछ अलग नाम से दिया था हमको, प्रोडक्टिव वेजेस के नाम से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट वेजेस मतलब प्रोडक्टिव वेजेस। 3 आइटम आता है शुरू में, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव वेजेस हमको कितना दिया? 7 लाख दिया हुआ सब में। इसके बाद थर्ड आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के नहीं दिया, कभी कभी सब में डायरेक्ट एक्सपेंस देता है, कभी कभी कुछ और। तो यहाँ पे दिया है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के नाम से दिया है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन के नाम से देखो लिख के दिया है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमने रॉयल्टी भरा है। कितना दिया रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन? 70,000 है। फिर ये तीनों ऐड करने का, ये तीनों ऐड करोगे जो डिफरेंस है, जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अभी ये सब क्या सब में दिया रहता है, लेकिन इसका जो टोटल मार के लिखते हैं उसको हमको प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो 10,66,000 प्लस 7 लाख प्लस 70,000 तो 18,36,000 आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अभी इसमें ऐड करने का, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे सबको इसके अंदर ऐड कर देने का। फैक्ट्री से रिलेटेड देखो कौन कौन से खर्चे इसमें दिए हुए हैं। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी दिया हुआ है 48,000। एक एक करके आपको खोज के लिखना पड़ेगा, सब मिक्स करके यहाँ पे दिया रहता है। ड्राइंग ऑफिस सैलरी दिया है 48,000। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी दिया है। प्रोडक्टिव वेजेस 53,000 है। इसके बाद नहीं, प्रोडक्टिव वेजेस तो इसका डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद आ जाएगा फैक्ट्री रेंट रेट टैक्स दिया हुआ है। कितना अमाउंट है? ऑफिस में आएगा। हाँ ऑफिस का ऑफिस 15,000। इसके बाद आपको दिया है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है। ऑफिस में आ जाएगा। तो आप लोग तो कुछ चीज़ क्लेरिफाई करके दिया है आपके अंदर। हाँ, और कभी कभी बट उसके भरोसे नहीं जाने का, हर बार दिया रहेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 35,500 से है। इसके बाद आपको दिया फैक्ट्री गैस एंड वाटर चार्जेस। फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री गैस वाटर चार्जेस कितना है? 7,500 है। इसके अलावा लूज टूल्स राइट अप दिया है। नहीं, मैनेजर सैलरी भी इधर से आ जाएगा 50,000। ये वर्किंग नोट से आया। लूज टूल्स राइट अप है। डायरेक्ट ऑफिस सर इसमें जाएगी ना? हाँ ऑफिस में जाएगा 8,000। ये सब का टोटल मारेंगे तो इसका टोटल 2,70,000 आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दो, जो टोटल आएगा उसको हम लोग बोलते हैं वर्क कॉस्ट। सब दिया रहेगा। ये वर्क कॉस्ट आपको याद रखना रहेगा कि खुद से लिखना है। ये वर्क कॉस्ट जो रहेगा ये आपको खुद से लिखना है। तो ये सब के टोटल को आउटर में लिख के 2,70,000, 18,36,000 प्लस 2,70,000 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 20,53,000 आ जाएगा। फिर इसी के अंदर हमको ऑफिस के खर्चे ऐड करने पड़ेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऐड। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक WIP का नहीं दिया तो हमको इसके अंदर वापस से एडलेस नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक यदि WIP दिया रहता तो हमको इसके अंदर एडलेस करना रहता, बट दिया ही नहीं है। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अभी ऑफिस के जो भी खर्चे रहेंगे इसके अंदर लिख देने का।
जैसे ऑफिस रेंट रेट टैक्स दिया हुआ है, ऑफिस रेंट रेट एंड टैक्सेस दिया, कितना है, अमाउंट है 8,000 दिया। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऑफिस कन्वेंस दिया हुआ है, कितना है, 15,500। डायरेक्टर फीस भी चाहिए हाँ, डायरेक्टर फीस भी आ जाएगा। 30,000 रुपये। डायरेक्टर फीस है, गैस एंड वाटर चार्जेस भी जाएगा। डायरेक्टर फीस कितना है, 30,000 ना, 30,000 है। इसके बाद क्या है, मैनेजर सैलरी डालो, मैनेजर सैलरी 10,000 आएगा। जो अपना वर्किंग कंपनी का हाँ, 10,000 आ जाएगा मैनेजर सैलरी। गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस का 15,000 रुपया। गैस वाटर चार्जेस आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग वगैरह सेलिंग। एक मिनट, नहीं वो तो सेलिंग में, गैस वाटर चार्जेस है 10,000 है। इसके अलावा आ जाएगा, रेट फेयर रेट पड़ जाएगा। नहीं नहीं एक मिनट, गैस मैनेजर सैलरी 10,000, गैस वाटर चार्जेस 1,500 है क्या, हाँ 1,500, ओके। इसके अलावा डायरेक्टर फीस हम लोग लिख दिया। डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर है, कितना है, 30,000 है, नहीं 30,000 नहीं है, 3,000 है। 3,000। अभी इसका टोटल मारेंगे, बस इतना ही दिया है, तो इसका टोटल मारेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 68,000 है, राइट। तो 68,000 प्लस ये वर्क कॉस्ट जो आया था 20 लाख 53,000, 20 लाख 53,000 प्लस 68,000, $21,21,000 आ जाएगा। 21,21,000 आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स दिया रहता तो इसके अंदर हम लोग ऐड लेस करते, बट नहीं दिया है तो अभी ऐड लेस कुछ नहीं करना है। इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मतलब प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड जो भी खर्चे रहेंगे वो इसके अंदर अभी हम लोग ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड क्या खर्चे दिए है, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन दिया है, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन दिया हुआ है। कितना अमाउंट है सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, 42,000। कैटलॉग्स प्रिंटिंग दिया हुआ है, कैटलॉग प्रिंटिंग है, ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस है, ऑफिस कन्वेंस से कितना जाएगा, डाल देना ऑफिस में जाएगा। ट्रेड फेयर एक्सपेंस कितना है, 10,000 ना, तो ये सब का टोटल मारेंगे तो 62,000 हो जाएगा। इसको इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे। जैसा मतलब क्वेश्चन देखिए सर, पहले आप लिख लिया है क्वेश्चन में कहाँ कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, हाँ। तो फिर वो कटक से टेंशन नहीं तो ये 21,83,000 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट, फिर मार्केट में इसको हम लोग बेच देंगे, सेल्स आ जाएगा। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको सब में दिया रहेगा। जैसे ये सब में क्या बोला है, ये सब में बोला है कि मैनेजमेंट फेज फिक्स सेलिंग प्राइस 110% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट हमारा आ गया 21,83,000 आया, तो 21,83,000 का 110% निकालेंगे हम लोग। 21,83,000 का 110% निकालते हैं, तो अमाउंट आ जाएगा 24,01,300, 24,01,300। अभी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 2183, 2,18,300 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, 2,18,300। तो इस तरीके से सम कंप्लीट हो गया। कॉपी कर लो, आज के लिए बस करते हैं, बाकी मैं आप लोग को भेज दूंगा 1-2 वीडियो जो रहेगा। हाँ, किसी को कुछ डाउट रहेगा बच्चा तो पूछ लो आप लोग डाउट।
कल का एड्रेस बताओ अपने यहाँ का लोकल। हाँ मैं एड्रेस ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है, कि जिसको आना रहेगा, फाइनेंस किसी का रहेगा तो ऑफलाइन में आ जाना, ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि केटी है तो 2 दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन में पढ़ाने वाला हूँ। कल को नाश्ता पानी लेके आना कल का।